हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के सक्सेस और इसके चैलेंजेस के बारे में। ये जो हमारा आर्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन सी न्यूज़ है जो कि इसे इंपॉर्टेंट बनाती है, तो हमारी न्यूज़ बेसिकली निकल के ये आती है कि अभी एक रीजनल रिव्यू मीटिंग हुई थी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर की। और इस मीटिंग के अंदर ये पाया गया कि बोल सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट है ना, वो कितनी निकल के आई, 7.67% आई। यानी कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा जो ग्रोथ है वो हमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के अंदर देखने को मिला है। और ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इसे इंपॉर्टेंट बना देती है। तो प्लीज़ पूरा सेशन आप जरूर देखिएगा, इसे जरूर अटेंड करिएगा। और जो भी आपके डाउट होते हैं, सजेशंस होते हैं, एज यूजुअल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपने सजेशंस है वो यहाँ पर लिख के बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अब देखो, ये अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, वो इतने ज्यादा फल फूल हो रही है। सबसे पहले तो हम इसके रीजन की बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारण है ना जिसके वजह से ये इतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है। क्योंकि 7.6% का जो ग्रोथ है ना, वो कोई मामूली ग्रोथ है नहीं जो कि हमें देखने को मिला है। तो इस ग्रोथ के रीजन हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये ग्रोथ कर रही है। तो सबसे पहला तो हमारा रीजन ये आता है कि चेंजिंग डाइट्स एंड इनकम। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये जो आर्टिकल है वो ये आपसे कहना चाहता है कि लोगों का जो इनकम है ना वो इंक्रीज हुआ है। और इसके वजह से उनकी जो डाइट है यानी कि जो उनका खान पान है वो बदला है। और उनके खान पान यानी कि डाइट बदलने की वजह से हुआ क्या है कि जो हमारे डेयरी सेक्टर है या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, ये काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसे आप रिलेट ऐसे करिएगा कि एक इंसान है जो कि राम नाम का है, वो कितना रुपए कमाता है, मान लो वो 10 रुपए कमाता था। तो अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके अपने बच्चों के लिए दूध वो खरीद सके। लेकिन मान के चलो कि वही राम अब क्या कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को दूध जो है वो पिला सकता है खरीद के। तो इस तरीके से जब इनकम बढ़ती है ना, तो जो हमारे डाइट होती है वो चेंज होती है। और वो चेंज होने के कारण हमें देखने को मिला है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है और जो डेयरी सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमारा पहला रीजन होता है। अगर हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, तो रीजन नंबर 2 ये आता है कि रिलायबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि जो लोग है ना जो खेती से करते थे, यानी कि जो लोग अपना जो जीवन निर्वाह है वो खेती से करते थे ना, उनको एक अच्छा ऑप्शन दिखा है, एक बेटर ऑप्शन दिखा है खेती से भी। और वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो उनको ऑप्शन दिखा एनिमल हस्बेंड्री का। तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं एनिमल ग्रोथ इसके अंदर आया। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो ग्रोथ कर गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप सोचिएगा कि एक किसान जो कि अपने खेतों में पैसे लगाता है, समय लगाता है और सब कुछ लगाता है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं होता कि वहां से जो फसल आएगी उससे उसका फायदा होगा या फसल अच्छी होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपके पास अगर अपने पशु हैं, पशुओं पर आपने पैसे लगाए हैं, पशुओं को अपने समय से चारा दिया है, अच्छे से खिलाया पिलाया है, अच्छे से रखा है, तो वो जो पशु है ना वो आपको रिटर्न देगा और बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर कि यदि आप एक गाय पालते हो और 3 साल उस गाय की सेवा करते हो ना, तो आपको जो गाय है वो डबल अमाउंट की हो जाती है। यानी कि आपकी गाय पहले 1 रुपए की हो तो वो गाय अब 2 रुपए की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये हमारा रीजन होता है एनिमल हस्बेंड्री के बढ़ने का, जिसमें क्या होता है कि हमें एक रिलायबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलता है। यानी कि ऐसा जीवन निर्वहन करने का सोर्स जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके। फिर हमारी आती है क्लाइमेट चेंज। ये हमारा तीसरा रीजन होता है जिसके वजह से हमें क्या हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये भी एग्जांपल्स हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने खेती करी है और आपकी खेती बहुत अच्छी है, लेकिन मान लो समय से बारिश नहीं हुई, जो कि अभी हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मान लो अगर समय से अच्छी बारिश नहीं हुई तो आपका जो फसल है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा कि आप जितना सोच रहे थे उतना आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि आपने जो प्रोड्यूस किया ना वो आपके खाने भर का भी ना हो। तो इससे होता क्या है कि अनसर्टेनिटी आती है, कहीं ना कहीं आपका जो भंडारण है ना अनाज का वो कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप इसके प्रभाव से वंचित रह जाते हो, या कहीं ना कहीं आपके प्रभाव जो होता है वो क्लाइमेट चेंज का फसलों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन वही आप कंपैरिजन करें, अगर एनिमल हस्बेंड्री से अगर आपने गाय पाल रखी है, बकरी पाल रखी है, या भैंस पाल रखी है, तो क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंज का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। मान लो अगर बारिश नहीं भी हो ना, तो आपकी गाय दूध देती थी वो दूध देगी। अगर मान लो बारिश हो भी गई ना, तो भी आपकी गाय दूध देती थी, फिर भी वो दूध देगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो एनिमल हस्बेंड्री पर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीजन है जो कि इसे कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रहा है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी मीन्स ऑफ
सस्टेनेंस, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना, जो अपने जीवन को सस्टेन करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जीवन को सस्टेन करते आए हैं, उनका जो प्राइमरी सोर्स रहा है, प्राइमरी मीन रहा है ना, वो हमारा क्या रहा है, एनिमल हस्बेंड्री रहा है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने सुना होगा कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, या फिर उससे भी पहले के जो लोग थे, जो कि हमारे ऋग वैदिक काल के लोग हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि जानवर पाले थे। जानवर क्यों पाले थे? क्योंकि उनसे जो भी वो प्रोड्यूस करते थे ना, उसे वो खाते पीते थे, उसे खा पी करके अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक प्राइमरी मीन ऑफ बोल सकते हो कि लाइवलीहुड है, यानी कि अगर आपको जीवन निर्वहन करना है तो ये काफी पुराना तरीका है, और इसके तरफ जो लोग हैं वो आकर्षित भी होते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो कि एनिमल हस्बेंड्री को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, और लोग जो है वो क्रॉप अब नहीं उगाना चाहते, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं करना चाहते, और वो धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जा रहे हैं, और इसके वजह से एनिमल हस्बेंड्री का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, तो एक और रीजन होता है इसके ग्रोथ का, वो होता है जीवीए। देखो जीवीए का मतलब क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लो आपका दूध है, ठीक है, मान लिया आपने अपने गाय का दूध निकाला, और उस गाय का दूध जो है वो 10 रुपए का बिकता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी उस दूध का आपने अगर दही बना लिया तो वो दही कितने का बिकेगा, 20 रुपए का। उसी दूध का अगर आपने पनीर बना लिया तो फिर वो पनीर कितने का बिकेगा, 150 रुपए किलो का बिकेगा। तो ये क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। तो ऐसी चीज है जिनका वैल्यू एडिशन होता है ना, वो चीजें मार्केट में और ज्यादा उनकी डिमांड होती है, और ज्यादा वो मार्केट में आना चाहती हैं। तो ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के साथ हुआ है, जो इनके ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ना, वो काफी तेजी से हुई है अभी का जो समय चल रहा है उस समय के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि हम देख सकते हैं कि इसके प्रति जो लोग हैं ना वो आकर्षित हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये एक और रीजन होता है जिसको हम लिख सकते हैं जेबीए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, तो इसका एक और भी रीजन है, और ये रीजन बड़ा ही साइलेंट है लेकिन रीजन है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रोल इन वुमेन इन एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारे महिला है ना, वो क्या कर रही है इन डेयरी सेक्टर के अंदर, इन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो काफी लीड रोल में है। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, डाटा ये कहता है कि अभी जो 2015 के अंदर सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि मात्र 5 मिलियन जो वुमेन है ना, वो डेयरी कॉर्पोरेटिव्स के अंदर काम करती हैं। लेकिन जब यही बोल सकते हो कि सर्वे 2020-21 में किया गया, तो अभी ये जो डाटा है ना वो चेंज हो गई है, और अभी जो हमारी वुमेन है जो कि डेयरी सेक्टर के अंदर काम करती है, वो कितनी हो गई है, 5.4 मिलियन हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है ना, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, डेयरी सेक्टर के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे वो रीजन होते हैं जिसके वजह से हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो पशुपालन है, वो भारत के अंदर काफी तेजी से ग्रो हो रही है, और इसके वजह से 7.64 या 67% का हमें क्या देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है। तो बेसिकली ये हमारी होती है इसका रीजन। अब हम बात करते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या है। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस आती हैं। सबसे पहला तो हमारे पास जो चैलेंज आता है ना, वो ये है कि लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं इतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते ना जितना हमें करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ना, ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हमारा जो डाटा है ना वो कहती है। देखो, हमारे तरफ से, आपके तरफ से, हम लोग सब यही जानते हैं कि हमारी जो गाय दूध दे रही है ना वो बेस्ट है, वो इतना ही दे सकती है। लेकिन फिर भी जो हमारे डाटा है ना वो ये कहती है कि हम उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते जितना कि हमें एक्चुअल में करना चाहिए। अगर आप देखिएगा ना, तो ये जो डाटा है वो कहती है कि भारत के अंदर जो एवरेज एनुअल मिल्क ईल्ड है, यानी कि भारत के अंदर जो एक साल के अंदर एवरेज मिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वो कितना किलो होता है, 1172 किलो होता है। लेकिन यही दूध अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूं ना, तो पूरे विश्व के जितने भी पशु हैं, जितना भी दूध देते हैं, उनका हमने एवरेज निकाला, तो उसका जो एक साल का एवरेज आता है ना, वो इस एवरेज का डबल आता है। यानी कि भारत में क्या होता है कि जो दूध प्रोड्यूस होता है ना, वो 50% से भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लो प्रोडक्टिविटी है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसे हम कैसे टैकल करेंगे, इसे हम किस तरीके से पार पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती जो है वो नजर आती है। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो जो हमारा दूसरा चैलेंज निकल के आता है ना, वो ये है कि एनिमल डिसीज, यानी कि जो हमारे यहाँ पशु पाए जाते हैं ना, जो भी हमारे यहाँ पशु हैं, वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। अब देखो, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो रीजन भी हम बारी बारी से देखेंगे। लेकिन होता क्या ना कि जो हमारे पशु है वो बीमार रहते हैं, और उन्हें इनएडेक्वेट वैक्सीनेशन मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास पशु हैं, आपके घर भी पशु होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो उनके वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं ना, वो इनएडेक्वेट होते हैं, कभी कभार होते
होते हैं, साल में कहीं 1-2 बार डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने कोई सुई वुई लगा दी गाय को तो लगा दी, वरना गाय को सुई लगती ही नहीं है। तो होता क्या है ना कि इसके वजह से जो हमारे पशु है ना वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक रीजन बनता है जिसके वजह से हमारी जो पशु है ना वो क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं और वे उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, तो तीसरा हमारे पास चैलेंज आता है कि शॉर्टेज ऑफ फूडर, यानी कि जो हमारे खाद्यान्न है ना इसकी भी हमारे यहाँ कमी है। अब बोलिएगा कि कैसे कमी है, अब मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि अभी आप बात करेंगे दुनिया की, तो दुनिया के अंदर जो इंडिया है ना वो कितना भूभाग रखता है, तो हम बोलेंगे 2.29% जो हमारे पास वर्ल्ड का लैंड है ना वो है। लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर जितने भी पशु हैं उसका लगभग 10.7% पशु किसके हैं, वो इंडिया के ही हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए ना तो इंडिया के पास जमीन कम है और पशुओं की संख्या ज्यादा है। तो इससे होता क्या है कि कुल 5% की कमी हो जाती है जब भी हम बात करते हैं लैंड की। तो यानी कि हमारे पास 5% जमीन जो है वो और होनी चाहिए जिस पर हम चारा उगा सके और अपने पशुओं को खिला सके। यानी कि हमारे पास है जमीन की कमी और इसके वजह से जो हमारे पशु हैं उनको चारा नहीं मिल पाता कि वो खाना सही से खा पाए। और जब कोई पशु खाना ही नहीं खाएगा तो वो दूध कहां से देगा, वो अच्छा प्रोड्यूस कहां से करेगा। तो इसके वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये हमारी चुनौती है अगर हम बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ फूडर की। तो अब हम बात करेंगे एक हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। यानी कि यहां पर अगर आप देखिएगा ना, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो होता क्या है ना कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है ना वो हमें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नहीं देखने को मिलता। वहीं अगर मैं बात करूं क्रॉप कल्टीवेशन की ना तो आपको ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता क्या है बेसिकली, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा एमएसपी का। एमएसपी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। सरकार ये तय करती है कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, अगर आपने कोई फसल उगाई, लेट्स एग्जांपल, क्या आप एक एग्जांपल लो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने धान जो है वो उगाया, आपने चावल जो है वो प्रोड्यूस किया। अब होता क्या है ना कि सरकार तय करती है कि भारत के अंदर जो चावल है उसकी न्यूनतम कीमत, यानी कि सबसे कम दाम जो चावल की होगी ना वो 22 रुपए होगा। यानी कि 22 रुपए से कम में चावल को कोई नहीं खरीदेगा। अब किसान जिसने चावल उगाया है ना वो क्या करेगा, चावल को बेचेगा तो उसे 22 रुपए से ज्यादा ही मिलेंगे या फिर 22 रुपए मिलेंगे, उससे कम कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारे इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ना ऐसा कोई एमएसपी ही नहीं है जो कि सरकार लेकर के आए। मान लो लेट्स से कि कहीं जो दूध है ना वो 15 रुपए का बिक रहा है, आपके वहां दूध 7 रुपए का बिक रहा है, मेरे वहां दूध 10 रुपए का बिक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 रुपए का दूध बेच पा रहा है ना, क्या उसने गायों को कुछ कम खिलाया? क्या नहीं, गाय को उसने उतना ही खिलाया जितना कि 15 रुपए वाला खिलाया, जितना कि 10 रुपए वाला खिलाया। लेकिन होता क्या है कि जो 7 रुपए वाला दूध बेच रहा है ना वो से क्या होगा, उसे नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एमएसपी सरकार लेकर के आ सकती है कि मान लो सरकार एक फिक्स रेट कर दे कि जो दूध है ना वो भारत में 10 रुपए का ही बिकेगा। तो अब क्या होगा कि जितने भी लोग हैं ना उन सबको बराबर पैसा मिलेगा। अब जो बंदा 7 रुपए का बेच रहा था दूध, जो कि उतना ही चारा खिला रहा था, वो क्या करेगा, अब 10 रुपए का बेच पाएगा। तो सरकार ऐसी चीजें लेकर के अगर आती है तो क्या होगा कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री है ना उसमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या होता है, एक और चैलेंज होता है जो कि हम देख सकते हैं, वो हमारा आता है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, किसके माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजेस की। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंजेस होता है वो ये है कि इनएडुकेट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। कहने का मतलब क्या है कि हम देखो वैल्यू एडिशन तो करते हैं, हम प्रोसेसिंग भी करते हैं, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जितना कि हमें करना चाहिए। मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत के अंदर ये एक डाटा है, ये कहती है कि अगर हम बफेलो की मीट जो है, जो भैंस है, उसका अगर हम मांस क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं, और तो हमें क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं 21% का फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रोसेसिंग करने पर हमें 21% का नुकसान होता है। तो इसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चैलेंज है कि हम किस तरीके से प्रोसेसिंग को और वैल्यू एडिशन को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैलेंजेस की, तो वो होता है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर। यानी कि जो हमारे ये सेक्टर है ना, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो जाए, चाहे वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो जाए, ये सेक्टर कैसे हैं, ये इनफॉर्मलाइज है। इनफॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मल नहीं है। देखो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा अंतर होता है, आपको पता होगा।
मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारे डेयरी सेक्टर है ना, ये इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल है। अगर सरकार इनके लिए कुछ करना चाहती है ना, तो कहीं ना कहीं इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इनफॉर्मल सेक्टर होने की वजह से इसका जो ग्रोथ है ना, वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा जितना इसे एक्चुअली होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इनएडेक्वेट अटेंशन टुवर्ड द एक्सटेंशन सर्विसेज। देखो एक्सटेंशन सर्विसेज होती क्या है, जैसे अगर मैं बताऊं ना, जैसे मान लो मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको हेल्प करता हूं एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है, मैंने वो एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आप भी वो एग्जाम क्लियर कर पाए। ये मेरा मीन होता है। अभी होगा क्या कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि अच्छे से पढ़ाई किया है, जिनको जिनको अच्छे से बारे में पता है जानवरों के, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या फिर डोर टू डोर जा करके क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पशुपालक है, जो कि नहीं जानते उतना ज्यादा गायों के बारे में, भैंसों के बारे में, बकरियों के बारे में, उनको वो जाकर के समझाएं, बताएं कि इस तरीके से अगर आप अपने पशुओं को रखते हैं तो आपके पशु ज्यादा बीमार नहीं होंगे, वो और अच्छा करेंगे। तो इससे होगा क्या ना, कि हमारी जो एक्सटेंशन सर्विस है ना, वो बेटर होगी, और इससे हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो कहने के हम एक्सटेंशन सर्विस पर अपना ध्यान दे सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉलिंग के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज और निकल के आती है जो कि चैलेंजेस के रूप में देखी जाती है, वो होती है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस बड़ा ही महत्व है। अगर मैं बात करूं ना, इंश्योरेंस क्या होता है आपको पता ही होगा इंश्योरेंस का मतलब, लेकिन मैं फिर से बताता हूं। देखो भारत के अंदर कहा जाता है कि अगर आपकी फसल खराब हुई है ना, और आपने सरकार से लोन ले रखा है, तो सरकार बड़ी ही इजीली कोई ना कोई कानून निकालती है, और वह कहती है कि ठीक है चलो आपका फसल खराब हुआ है तो आपका लोन माफ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने गाय भैंस पाल रखे हैं, और बाई चांस ऐसा हुआ कि आपकी जो गाय है ना, वो अनफॉर्चुनेट तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो नहीं रहती है, ठीक है, तो होता क्या है कि सरकार ना उसके बदले में आपको कुछ नहीं देती, या फिर आपने जो भी चीजें उस सरकार से ले रखी है उस गाय के लिए, तो सरकार के लिए गाय वो है, वो मायने ही नहीं रखती। यानी कि सरकार उस गाय को अगर ऊपर इंश्योरेंस नहीं लेती है, या इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराती है, तो इससे आपका नुकसान का जो भरपाई है ना, वो सरकार नहीं करती, या फिर करना भी नहीं चाहती। तो इसके लिए हमें काफी बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत के अंदर जो पशुओं की डेथ है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में होती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से लोगों को जो है वो काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान जो है वो सहना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक गाय की जो कीमत है वो 50-60 हजार रुपए, भैंस के लाखों रुपए में है। तो अगर एक किसी की गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है, तो उसे इतने रुपए का आर्थिक संकट जो है वो आ जाता है, या फिर उसका इतने रुपए का जो नुकसान है वो हो जाता है। तो होता क्या है ना, कि करंटली भारत के अंदर जो हमारे एनिमल है, जो हमारे जानवर है ना, उनके मात्र 6%, यानी कि मान लो अगर पूरे भारत के अंदर 100 जानवर हैं, तो मात्र 6 ऐसे जानवर है ना जिनके ऊपर इंश्योरेंस है, यानी कि जिनका लाइफ कवर जो है वो हो रखा है। लेकिन बाकी के जो 94 जानवर है ना, उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही सरकार ने उनका कोई ठेका ले रखा है, और ना ही लोगों ने उसका कुछ इंश्योरेंस भी करवाया है। तो इस तरीके से होता क्या है कि ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में देखी जाती है, कि हमारे जो जानवर है ना वो अनप्रोटेक्टेड है, उनके ऊपर इंश्योरेंस की कमी आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारा होता है ग्रीन गैस एमिशन। अब ये क्या कहती है, देखो ग्रीन गैस एमिशन बेसिकली होता क्या है ना, कि आपको पता होगा जैसे जो हमारे पशु है, वो क्या करते हैं, पहले हम उन्हें चारा खिलाते हैं, और फिर वो बैठ करके आराम से अपने चारे को पचाते हैं। तो जब वो चारा अपने पेट में पचाते हैं ना, आराम से बैठ करके, तो होता क्या है कि उस समय जो चारा जब पचता है, तो वो बनता क्या है, उनके बॉडी में वो प्रोटीन का काम करता है, या फिर फैट का काम करता है, ये दो चीजें उनके बॉडी में वो देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो उससे एक बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा मटेरियल जनरेट होता है, वो होता है मीथेन गैस, यानी कि CH4। अब ये जो CH4 है ना, जो मीथेन गैस है, ये बेसिकली क्या होती है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। और भारत के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो 33% हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, वो इन पशुओं के द्वारा होता है। क्योंकि भारत में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और सारे ही पशु मीथेन गैस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सक्रीट करते हैं। और इस एक्सक्रीशन के कारण होता क्या है कि भारत के अंदर लगभग 33% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इन्हीं जानवरों के तहत होता है। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है कि हम जानवर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जो ग्रीन हाउस गैस जो है वो इमिशन हो रहे हैं, उन्हें हम कैसे पार कर पाए, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर पाए। तो कहीं ना कहीं इतने सारे हमारे चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करते हैं
जब भी एनिमल हस्बेंड्री की। तो अब तो ये हो गई बात चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस के बाद अब होता ये है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए ताकि एनिमल हस्बेंड्री को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। जब भी हम एग्जाम देते हैं यूपीएससी का ना, तो हमें उसके अंदर क्या करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, स्कीम है, उनको उनके अंदर जरूर नोट डाउन करना चाहिए। इससे होता क्या है ना कि जो गवर्नमेंट के जब भी हम ये सारे प्रोग्राम नोट डाउन करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं आपके नोट्स के ऊपर, आपके कॉपी के ऊपर, और एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स आपको देकर ही जाएगा। तो इसलिए ये सारे प्रोग्राम जो है वो आप कहीं ना कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट लेकर के आई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये भी गवर्नमेंट लेकर के आई है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन ये भी गवर्नमेंट की बोल सकते हो कि प्रोग्राम है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल ये भी गवर्नमेंट लेकर के आई है। और नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये भी गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आई है, ताकि पशुओं की स्थिति भारत के अंदर और भी मजबूत करी जा सके। तो ये तो था गवर्नमेंट का काम, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अंदर हमने ये सारे स्कीम लिख दिए। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो एज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के तौर पर अगर आपको बताना हो कि आप क्या करेंगे जिससे कि पशुओं की स्थिति भारत में और अच्छी हो पाए, तो आप सजेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं। सजेशन के अंदर सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जीन बैंक। देखो जीन बैंक इस्टेब्लिशमेंट करने का मतलब मैं आपको बताता हूं। पहला मतलब तो इसका ये हुआ कि अगर आप लोग गांव में रहते होगे या फिर अपने आसपास के पशुओं को ऑब्जर्व किया होगा ना, तो पहले जो आपके घर पशु रहते थे ना वो देसी रहते थे। देसी करने का मतलब क्या था कि वो हमारे इंडियन पशु थे, लेकिन अभी जो पशु हमारे यहाँ रह रहे हैं ना, यानी कि जिन पशुओं को हम पाल रहे हैं ना, उनकी ब्रीड जो है वो चेंज हो गई है। मतलब जैसे जर्सी हो गई, जर्सी के अलावा फिजिशियन हो गई, या फिर जितने भी हमारे गाय हो गए, बैल हो गए, तो ये जो हमारे यहाँ पहले हुआ करते थे ना, देसी गाय, देसी बछड़ा, वो अभी क्या है, नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने के चक्कर में ना वो ऐसी प्रजातियां लेकर के आ रही हैं जो कि हमारे भारत की हैं ही नहीं। अब जब वो भारत की है नहीं, भारत में जब आती हैं तो वो हो जाती हैं बीमार, और जब वो बीमार हो जाती हैं तो इससे जो हमारा फार्मर है, जो कि एक हस्बेंडर है, जो कि क्या कर रहा है कि एनिमल को रख रहा है, उसकी हो जाती है इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि वो उसकी इलाज के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा सजेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर हम देसी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने जो देसी ब्रीड है उनको बचा के रखते हैं, तो इससे होगा क्या कि जो हमारी देसी गाय है ना, अगर वो रहती है हमारे यहाँ, तो वो हमारे क्लाइमेट के अंदर सुटेबल है, वो अडेप्टेबल है, तो वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ती हैं और भी अच्छे से रह लेती हैं। तो इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा और हमारा एनिमल भी हष्ट पुष्ट रहेगा और हमें दूध भी मिलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला वे फॉरवर्ड पॉइंट, जो कि आप सजेशन के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हमारा ये होता है कि स्ट्रेंथनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है ना, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपका एग्जांपल देता हूं, आप अपने एग्जांपल से समझ जाइएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने उगाया चारा, ठीक है। तो हमने चारा उगाया पशुओं के लिए, तो उसमें जो भी हमने काम किया, मान लो हमने खाद डाले, हमने घास लगाए, और वो घास काट के खिलाया जो कि पशु के पेट में गया, फिर पशु ने उसे पचाया, फिर दूध दिया। तो अब जितना काम तुमने किया पशु के खाने तक, वो क्या था, वो हमारा बैकवर्ड लिंकेज था। देखो बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि जो पशु के पेट तक जाए, यानी कि पशु को पहले वो दिया जाए, तो पहले जो दिया गया पशु को, वो हो गया बैकवर्ड लिंकेज। अब वहां से पशु तुम्हें क्या देगा, पशु तुम्हें दूध देगा, तुम्हें गोबर देगा, तो गोबर का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो गोबर गैस प्लांट के अंदर, या फिर दूध का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो बहुत तरीके से, जैसे दही हो गया, या फिर घी बना लिया उसका, या फिर उसका मक्खन बना लिया, तो कुछ भी तुम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये जो प्रोडक्ट तुमने गाय से प्राप्त किए या भैंस से प्राप्त किया, वो क्या हो गया तुम्हारा, तो फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये हमारे होते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। तो इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं ना, तो इससे हमारा फायदा होगा, और जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री है ना, ये और भी अच्छा करेगा आने वाले समय के अंदर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सजेशन की, वो क्या हो सकता है कि वन हेल्थ अप्रोच। देखो वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं पागल, जिनके सिरफिरे दिमाग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, पेड़ों को काटते रहते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, देखो अगर मान लो आपने पेड़ों को काट दिया ना, आपने नेचर को ही खत्म कर दिया, तो नेचर खत्म होने से होगा क्या कि जो आपके एनिमल है, जो जानवर है, जैसे मान लो कि सांप रहता है, सांप के अलावा बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, जैसे खरगोश हो गया, बिल्ली हो गई, तो ये जानवर भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम बात करते हैं हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो जानवर भी खत्म हो जाएंगे। अब जब जानवर खत्म हो जाएगा ना, तो इंसान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों क्या हैं, मिले जुले हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं अगर आप एनिमल का ख्याल रखते हो, अगर आप पशुओं का ध्यान रखते हो, तो पशुओं के ध्यान रखने से होगा क्या कि आप उनके लिए पेड़ पौधे लगाओगे ताकि पशु जो है वो छांव में बैठे। तो इससे क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट भी तो अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप पशुओं की देखभाल करते हो ना, तो आप इन्वायरमेंट की भी देखभाल करते हो। अगर इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है तो आप भी सस्टेन कर सकते हो। तो यानी कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सभी के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम लिख सकते हैं सजेशन पॉइंट के अंदर कि अगर हम सभी क्या करें, एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हम और अच्छा कर सकते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सजेशन पॉइंट आता है कि कैडर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग वेटरनरीज। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमारे भारत के अंदर जो जानवर के डॉक्टर है ना, उनकी अच्छी से ट्रेनिंग कराओ यार। देखो कई सारे डॉक्टर, पहले तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वेटरनरी शब्द है ना, जो डॉक्टर वाली जो हम बात करते हैं कि काउ डॉक्टर हो गया या जो वेटरनरी हो गया, जो कि पशुओं के डॉक्टर होते हैं, इनकी वैकेंसी भारत में आती है, और कई लोग, आपको जान के आश्चर्य भी होगा ना, वो नौकरी ही नहीं करना चाहते इसकी, और इसकी सीटें खाली चली जाती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि क्योंकि इनएडेक्वेट हमारे पास मेडिकल सप्लाई है, अगर हम बात करते हैं पशुओं को लेकर के, तो इसके लिए क्या कर सकती है सरकार की, अलग से ट्रेनिंग कैंप लगा सकती है, जिसके अंदर वो लोगों को और भी अच्छा ट्रेन कर सके, ताकि वो अपने पशुओं का ट्रीटमेंट कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हो, ताकि वो गायों की सेवा करने के लिए ऐसे मेडिकल सर्विसेज को ज्वाइन करें। तो सरकार ये भी काम कर सकती है। ये हमारे पास एक और सजेशन पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो डिसीज सर्विलेंस। देखो डिसीज सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो अगर इंसान बीमार होता है ना, तो 100 डॉक्टर आ जाते हैं जांच करने के लिए, और इंसान खुद भी डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर कोई पशु बीमार होता है ना, तो ना तो जल्दी कोई डॉक्टर मिलता है, और ना ही वो डॉक्टर पशु के पास जल्दी आता भी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी मेडिकल टीम है ना, उसे समय समय पर क्या करना चाहिए ना, कि एक सर्वे कराना चाहिए, और कम से कम पशुओं की हेल्थ की जांच करनी चाहिए। अगर आपके पशु स्वस्थ है तो अच्छी बात है, अगर आपके पशु स्वस्थ नहीं है तो उस डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए कि आप जो अपने पशु का है वो इलाज कराएं, आपका पशु स्वस्थ नहीं है। इससे हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और अच्छा खासा उत्पादन भी करेंगे दूध का, और इससे हमें फायदा भी होगा, और हमारी एनिमल हस्बेंड्री भी अच्छा करेगी। तो ये भी हमारा एक सजेशन हो सकता है। इस सजेशन के अलावा अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास एक और सजेशन होता है एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी। देखो एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश और क्लाइमेट ऑफ बिहार के, ये काफी ज्यादा सिमिलर तो है। अगर हम कोई यहाँ पर कानून बनाते हैं, कोई गाय हमारे यूपी में है और कोई गाय बिहार के अंदर है, तो वो अच्छे से सस्टेन कर लेगी, अच्छे से रह लेगी। लेकिन यही गाय अगर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भेज देते हैं, हरियाणा के अंदर भेज देते हैं ना, तो ये जो हमारी गाय है ना, वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि क्लाइमेट बेसिस पर, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा एरिया है उसके बेसिस पर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाए वहां के गायों के लिए, तो इससे वहां पे रहने वाले गायों का भला होगा, और इसके वजह से जो वहां पे रह रहे पशु है ना, उनका काफी भलाई देखने को मिलेगी। और हो सकता है इसके वजह से, हो क्या सकता है, ये डेफिनेटली होगा कि वहां के जो पशुपालक हैं और जो पशु हैं उनका ग्रोथ होगा, और हमारी एनिमल हस्बेंड्री वहां पर भी अच्छा करेगी। तो ये सारे हमारे क्या है, सजेशन पॉइंट है। अगर हम देना चाहें तो इस एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ये सारे सजेशन पॉइंट आप लिख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो देखो इसके ऊपर हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है। कंक्लूजन के अंदर हम लिख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री प्ले अ वाइटल रोल इन इंडिया इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। यानी कि जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है ना, जो हम पशुपालन करते हैं, वो भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी ना हो, खाद्यान्न हमारे यहाँ सुरक्षित रहे, और इंडिया की जो इकोनॉमी है इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो अगर कोई पूछे ना कि हम बात क्यों करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसे बता देना कि अगर जानवर खत्म हो गए ना, तो भैया भारत में खाना भी खत्म हो जाएगा, और खाना के साथ साथ तो हमारे इंडिया जो कमाई भी करती है ना, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जो पशु है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी, और हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री है ना, ये क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट टू लाइवलीहुड्स न्यूट्रिशन। यानी कि ये क्या करता है, हमें जीवित रहने के लिए क्या करता है, एक अच्छा न्यूट्रिशन देता है। अगर कोई बच्चा, नवजात कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, तो उसको क्या है, दूध पिलाया जाता है। सोचो अगर वो दूध ही ना हो तो बच्चा जिएगा कैसे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है ना। यानी कि कहीं ना कहीं लाइवलीहुड के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गांव के लोग डेवलपमेंट, गांव में जो डेवलपमेंट होता है ना, वो भी काफी हद तक
जो एनिमल हस्बेंड्री है इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन हैं जो कि इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे ये एनिमल हस्बेंड्री है वो अच्छा करे, इसे और अच्छा ग्रोथ मिले, तो हमें क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं इसके बीच में जो हमारा ह्यूमन वेलफेयर है और एनिमल वेलफेयर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थापित करना होगा, एक संतुलन बनाना होगा। और अगर ये संतुलन हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एनिमल हस्बेंड्री को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। क्योंकि एनिमल से रिलेटेड आप कुछ भी पूछेगा एग्जाम के अंदर, आप इस आर्टिकल को पढ़ करके सारे के सारे आंसर जो है वो कर सकते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसको आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।